हेलो दोस्तों, मैं यशवंत कुमार आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अनन्या एकेडमी में। दोस्तों हम लोग जो है पिछले क्लास में पढ़ा था बुद्धि के बारे में। आज फिर मैं उसका अगला पार्ट आप लोगों को पढ़ाना चाहूँगा। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो बुद्धि में एक प्रमुख प्रकार की बुद्धि है संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो संवेगात्मक बुद्धि के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि के बारे में काफ़ी समय से बात की जा रही है, लेकिन जो संवेगात्मक बुद्धि का प्रथम और स्पष्ट संप्रत्यय दिया था वो हेनरी गोलमैन ने सन 1955 में दिया था। ठीक है, तो सन 1955 के बाद से ये चला संवेगात्मक बुद्धि का स्पष्ट संप्रत्यय। इसलिए बुद्धि से जो सामान्य एक बुद्धि मानी जाती थी उसके इतिहास से इसका इतिहास काफ़ी नया है। इसलिए अभी इस पर उतनी सारी किताबें भी उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन जो नई किताबें छप रही हैं उसमें संवेगात्मक बुद्धि के बारे में काफ़ी चर्चा किया जा रहा है। तो जैसा कि जानते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि और बुद्धि में क्या अंतर है। पहले हम लोग ये बात करते हैं कि अगर बुद्धि है तो फिर बुद्धि में भी संवेगात्मक बुद्धि क्या है। दोस्तों जो नए अनुसंधान या शोध हो रहे हैं उनमें संवेगात्मक बुद्धि के बारे में अनेक तत्व निकल के सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि दो शब्दों से मिलकर बना है, संवेगात्मक और बुद्धि। ठीक है, तो बुद्धि को तो हम लोग पढ़ चुके हैं। संवेगात्मक क्या है? संवेगात्मक शब्द का संबंध संवेगों से है तथा बुद्धि का संबंध संज्ञानात्मक क्षमता से है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि संवेगात्मक का संबंध संवेगों से है तथा बुद्धि का संबंध संज्ञानात्मक क्षमता से है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि आखिर है क्या, इमोशनल इंटेलिजेंस आखिर क्या चीज़ है। तो अगर हम ऐसे इसको परिभाषित करना चाहें हेनरी गोलमैन के शब्दों में, जिन्होंने संवेगात्मक बुद्धि का संप्रत्यय दिया था, तो उसमें ये बात सामने आ जाती है कि संवेगात्मक बुद्धि वह क्षमता है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी एवं अन्य व्यक्ति की भावनाओं को समझता है, उसे पहचानता है और स्वयं को अप्रेरित करता है और स्वयं के संबंध में अपनी संवेगों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। तो दोस्तों देखा कि संवेगात्मक बुद्धि की अगर हेनरी गोलमैन की परिभाषा देखी जाए तो ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाती है कि संवेगात्मक बुद्धि एक ऐसी क्षमता है जो व्यक्ति जिसका प्रयोग करके अपने खुद के संवेगों की पहचान करता है, सामने वाले के संवेगों का पहचान करता है, वह अपने आप को समाज में समायोजित करता है। इसके अलावा वो अपने आप को स्व प्रेरित करता है। ठीक है, तो स्व प्रेरित करके समाज की भावनाओं को समझते हुए, सामने वाले की भावनाओं को समझते हुए अपने व्यवहार को प्रबंधित करता है। इस प्रकार की जो क्षमता होती है वो संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। तो संवेगात्मक बुद्धि की मात्रा भी अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग मात्रा में पाई जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जिसमें संवेगात्मक बुद्धि जितनी अधिक होती है वह सामाजिक रूप से उतना ही कुशल होता है। ठीक है, और अभी जो आधुनिक प्रयोग हुए हैं, आधुनिक प्रयोगों से मनोवैज्ञानिक यह सिद्ध कर चुके हैं कि व्यक्ति की सफलता के लिए उसकी जो बुद्धि का योगदान होता है वो होता है 20% और संवेगात्मक बुद्धि का जो योगदान होता है वो होता है 80%। ठीक है, ये शोध आपको बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति सफल होता है अपने जीवन में, अपनी शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय या किसी चीज़ में, या कि समाज सेवा के क्षेत्र में कोई कीर्तिमान, या राजनीति के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर कोई कीर्तिमान स्थापित करता है तो उसकी सफलता के पीछे जो उसकी बुद्धि का योगदान होता है मात्र 20% होता है, जबकि उस संवेगात्मक बुद्धि का योगदान कितना होता है? 80% होता है, 80% होता है। तो अब हम देख सकते हैं कि जब हमारी सफलता के लिए जो संवेगात्मक बुद्धि है वह अपना 80% योगदान देती है, तो हम इसके महत्व को अच्छी तरह से भली प्रकार से समझ सकते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि किसी भी व्यक्ति के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि व्यक्ति की सफलता के लिए ये संवेगात्मक बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। तो संवेगात्मक बुद्धि का संप्रत्यय किसने दिया था? हेनरी
गोलमैन ने कब? 1955 में। हेनरी गोलमैन से पहले भी लोगों ने कहीं कहीं पर संवेगात्मक बुद्धि की चर्चा किया है, लेकिन उसको स्पष्ट रूप से न तो परिभाषित कर पाए, ना तो उसको व्यवस्थित कर पाए। जब 1955 में इन्होंने किताब लिखी थी वर्किंग विथ इमोशनल इंटेलिजेंसी, हेनरी गोलमैन ने 1955 में जो किताब लिखी थी कि वर्किंग विथ इमोशनल इंटेलिजेंसी, उस किताब में इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया। मैं लिख देता हूँ, वर्किंग विथ इमोशनल इंटेलिजेंस, ये है हेनरी गोलमैन की पुस्तक का नाम। इसी पुस्तक में उन्होंने अपना यह सिद्धांत दिया था। कभी कभी यूजीसी नेट में या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए शिक्षा शास्त्र में यह प्रश्न भी आ जाता है कि संवेगात्मक बुद्धि का संप्रत्यय किसने दिया, या संवेगात्मक बुद्धि का संबंध निम्न में से किस पुस्तक से है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि हेनरी गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि का संप्रत्यय दिया, और उन्होंने अपने किस पुस्तक में दिया? वर्किंग विथ इमोशनल इंटेलिजेंस में। उन्होंने अपने इस किताब में, इस पुस्तक में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसको और लोगों ने भी परिभाषित करने का प्रयास किया है, जैसे हैं सैलोवे व मेयर। इन्होंने भी संवेगात्मक बुद्धि को परिभाषित किया और बताया कि अपने चिंतन को सुगम बनाने हेतु संवेगों का अवबोध करने के लिए और उनका प्रबंधन करने के लिए और प्रयोग करने के लिए व्यक्ति जिसका प्रयोग करता है, हम उसे संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। कुल मिलाकर के व्यक्ति किस प्रकार से अपने संवेगों का प्रत्यक्षण कर रहा है, किस प्रकार अपनी योग्यता का प्रयोग करके अपने लक्ष्य को हासिल करता है, यह सारी बातें उसके संवेगात्मक बुद्धि पर ही निर्भर करती हैं। तो देखा कि संवेगात्मक बुद्धि का अर्थ और उसकी परिभाषा और इसके प्रतिपादक जो हेनरी गोलमैन हैं, इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस या संवेगात्मक बुद्धि के बारे में क्या कहा, इन सारी बातों को जानने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति के जीवन में संवेगात्मक बुद्धि का क्या महत्व है। अब हम लोग देखते हैं क्रेवित व सुबर्ग बताते हैं कि कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने संवेगात्मक बुद्धि को कुछ भागों में बांटा कि कितने प्रकार की संवेगात्मक बुद्धि होती है, उसमें कौन कौन से कौशल पाए जाते हैं। संवेगात्मक बुद्धि का जो संप्रत्यय है, उसमें क्रेवित व सुबर्ग ने बताने की कोशिश किया कि इसमें अगर किसी व्यक्ति में संवेगात्मक बुद्धि है तो संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत उसमें कौन कौन से कौशल या स्किल पाई जाती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि क्रेवित व सुबर्ग, क्रेवित्ज व सुबर्ग, ठीक है ना, इन्होंने क्या बताया है कि संवेगात्मक बुद्धि में 5 तरह के कौशल पाए जाते हैं। ठीक है, इन्होंने अपना ये संप्रत्यय 2004 में दिया था। तो इन्होंने कुछ कौशलों के नाम बताए। ठीक है, पहला कौशल बताया स्वबोध कौशल, स्वबोध कौशल। ठीक है, और इन्होंने बताया कि जो संवेगात्मक बुद्धि होती है उसमें सबसे जो बड़ा कौशल होता है वह स्वबोध कौशल होता है। फिर होता है आपका सामाजिक कौशल। ठीक है, स्वबोध कौशल के बाद जो अगला प्रमुख कौशल है वो कौन सा है? सामाजिक कौशल है। फिर है तीसरा आशावाद। ठीक है, आशावाद भी संवेगात्मक बुद्धि का एक प्रमुख कौशल है। ठीक है, फिर है संवेगात्मक नियंत्रण। ठीक है, संवेगात्मक नियंत्रण क्या है?
क्रेवित व सुबर्ट ने जो कौशलों की संख्या 5 बताई थी, उसमें जो चौथा है वह है आपका संवेगात्मक नियंत्रण। फिर आपका है लचीलापन कौशल। तो दोस्तों देखो, इन्होंने कुछ क्या बताया कि संवेगात्मक बुद्धि में कितने कौशल होते हैं? 5। आपको ये चीज़ याद रखना है। क्रेवित व सुबर्ट ने संवेगात्मक बुद्धि में कौशलों की संख्या कितनी बताई है? तो आपको बताना होगा 5। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा कौशल सुबर्ट या क्रेवित ने जो बताया था वो संवेगात्मक बुद्धि का कौशल नहीं है। तो इसमें से 5 में से 3 होगा, 1 नहीं होगा। तो इसलिए इन 5 कौशलों को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पर कई तरह के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इन कौशलों के बारे में कि संवेगात्मक बुद्धि में ये 5 कौशल कैसे कार्य करते हैं। तो जिस व्यक्ति में संवेगात्मक बुद्धि काफ़ी मात्रा में होती है, उनमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि स्वबोध कौशल होता है। स्वबोध कौशल कब होता है? सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या है मित्रों? कि व्यक्ति पहले खुद के बारे में जाने। जितनी ही संवेगात्मक बुद्धि की मात्रा अधिक होगी, व्यक्ति अपने बारे में उतने अच्छे तरीके से जान जाएगा। तो और जब संवेगात्मक बुद्धि की मात्रा कम होगी तो व्यक्ति अपने बारे में कम जानकारी प्राप्त कर पाता है। तो आप ये बोलोगे कि अपने बारे में कौन जानकारी नहीं प्राप्त कर पाता? अपने बारे में तो हर व्यक्ति अवेयर होता है। तो फिर क्या हर व्यक्ति में संवेगात्मक बुद्धि की मात्रा बराबर होती है? तो ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति अपने बारे में जानता है, लेकिन वह किस मात्रा में अपने आप को अच्छी तरह जानता है, यह उसकी संवेगात्मक बुद्धि की मात्रा पर निर्भर करता है। बहुत से लोग हैं वो अपनी कमियों की पहचान नहीं कर पाते, अपने एरर को नहीं ढूंढ पाते हैं। कौन सा उनका मजबूत पक्ष है, कौन सा उनका कमज़ोर पक्ष है, किस क्षेत्र में उनको सफलता मिल सकती है, किन विषयों में उनकी अधिक योग्यता है या रुचि है, किन विषयों में वो कार्य करें तो उन्हें सफलता मिल सकती है, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनका समाधान क्या हो सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में वो उतनी ही मात्रा में अवेयर हो पाते हैं जितनी मात्रा में उनके पास संवेगात्मक बुद्धि होती है। बहुत से लोग होते हैं कि हाँ ये कार्य बहुत आसान है, आई कैन डू, जबकि वो करने लगते हैं तो वो कर नहीं पाते हैं। इसका मतलब है कि उनमें संवेगात्मक क्षमता का अभाव है, संवेगात्मक बुद्धि की मात्रा कम है। अगर उसमें संवेगात्मक बुद्धि होती तो वह यह समझ लेता कि यह कार्य मेरे बस का नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति किसी क्षेत्र में काफ़ी कुशल होता है, उसके बावजूद उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं आ पाता है कि क्या ये जो मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब कभी करता है तो लोग उसे फीडबैक देते हैं कि नहीं, जो आपने किया वो बहुत अच्छा किया। ठीक है, तो अपने आप को जानना ही इस समय की सबसे बड़ी चुनौती है कि व्यक्ति अपने बारे में समझ सके, अपने बारे में अवेयर हो सके। जब तक आप अपने बारे में नहीं जानोगे तब तक आप अपने करियर के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अपने क्षमताओं, कौशलों, गुणों, दोषों आदि को जब आप पहचानोगे, उसके अकॉर्डिंग गुणों को लेकर के आगे बढ़ोगे और दोषों को छोड़ने की कोशिश करोगे। जब आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर कोई कमी है ही नहीं है, जबकि आपके अंदर कमियां हैं, आपको नहीं लग रहा है क्योंकि आप अपने बारे में अवेयर नहीं है, आपके अंदर संवेगात्मक बुद्धि का अभाव है, इसलिए आप स्वबोध नहीं कर पा रहे हो कि वाकई हम क्या हैं, इस संसार में हमारा क्या अस्तित्व है। जब आप इन बातों को नहीं जान पाओगे तो सफलता आपसे दूर हो जाएगी। इसलिए संवेगात्मक बुद्धि का एक प्रमुख कौशल जो है वो स्वबोध कौशल है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं, ये दूसरा जो कौशल होता है सामाजिक कौशल होता है। ठीक, संवेगात्मक बुद्धि का जो दूसरा कौशल होता है वो क्या होता है? सामाजिक कौशल होता है। तो दोस्तों, सामाजिक कौशल एक ऐसा कौशल होता है जिसमें व्यक्ति समाज की भावनाओं को समझता है, समाज के रीतियों रिवाजों को, परंपराओं को, सामाजिक मूल्यों को वह जल्दी समझ जाता है और समाज के अनुरूप खुद को ढाल लेता है और समाज के अनुकूल स्वयं व्यवहार करता है और समाज में लोकप्रियता को हासिल करता है। ठीक है, ये तो अपने आप में स्पष्ट है। सामाजिक कौशल, जिसके अंदर संवेगात्मक बुद्धि होती है वह सामाजिक रूप से कुशल होता है। व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के लिए,
नौकरी करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए अनेक प्रकार के सामाजिक समूहों में उसको जाना पड़ता है। ठीक है, व्यक्ति जिस समाज में पैदा होता है उसी समाज के तो सामाजिक नियमों को जान जाता है, समाज के बारे में जान जाता है, तो इसलिए समाज के साथ व्यवहार करने में उसे कठिनाई कम होती है। लेकिन जब व्यक्ति को, आज क्या है, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, एक ही जगह पर व्यक्ति रहता नहीं, वो शिक्षा कहीं और प्राप्त कर रहा है, व्यवसाय कहीं और कर रहा है, नौकरी कहीं और कर रहा है, नौकरी में भी समय समय पर ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो जब व्यक्ति अनेक प्रकार के समाजों में जाता है तो कैसे उन समाजों में अपने आप को अनुकूलित कर ले, उस समाज के अनुकूल अपने आप को व्यवहारों में क्यों कैसे ढाले और कैसे व्यवहार करके उस समाज में अपना एक स्थान बनाए, ये सारी बातें उसके सामाजिक कौशल पर निर्भर करता है। और सामाजिक कौशल किसके अंतर्गत आता है? संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत आता है। इसीलिए यह एक प्रमुख कौशल माना जाता है। इसके बाद आती है आशावाद। ठीक है, आशावाद भी एक प्रकार का कौशल है। इसके अंतर क्या होता है कि जिसके अंतर्गत संवेगात्मक बुद्धि अधिक होती है वह व्यक्ति बहुत आशावादी होता है, वो नेवर फेलिंग होप वाला होता है कि वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर जो है प्रयास करता रहता है। प्रयास करने से वो कभी नहीं पीछे हटता, उसको लगता है कि एक न एक दिन मुझे सफलता मिल जाएगी, चाहे वो सफलता किसी भी क्षेत्र की हो। कुल मिलाकर हम ये बात कर सकते हैं कि आशावादी होना यह संवेगात्मक बुद्धि का एक प्रमुख लक्षण है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिनमें संवेगात्मक बुद्धि अधिक होते हैं वो लोग बड़े ही आशावादी होते हैं। अगर ऐसे लोग जो जल्द ही निराश हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि इनमें संवेगात्मक बुद्धि का अभाव है। क्यों अभाव है? क्योंकि ये आशावादी नहीं हैं और आशावाद संवेगात्मक बुद्धि का एक प्रमुख कंपोनेंट है। ठीक, अब हम बात करते हैं संवेगात्मक नियंत्रण की। संवेगात्मक नियंत्रण का मतलब क्या होता है दोस्तों, जानते हो? अपने संवेगों के ऊपर नियंत्रण रखना ही संवेगात्मक नियंत्रण होता है। संवेगात्मक नियंत्रण क्या है? अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना। तो संवेग क्या है? ऐसी भावनाएं, ऐसे विचार जो हमारे अंदर से बाहर की ओर आते हैं उसे हम संवेग बोलते हैं। तो संवेग जो होते हैं वो क्षणिक होते हैं। संवेगों से प्रेरित होकर व्यक्ति कोई बात बोल देता है, कोई व्यवहार कर देता है, कोई निर्णय ले लेता है। तो संवेगों के दौरान हमारा जो लिया गया निर्णय और डिसीजन होता है ये सही हो, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि संवेग की स्थिति में व्यक्ति के विचार क्षमता जो होती है उसका लोप हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि जब व्यक्ति संवेगात्मक स्थिति में होता है तो उसे किसी प्रकार का डिसीजन नहीं लेना चाहिए, उसे किसी प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब व्यक्ति संवेगात्मक स्थिति में होता है तो उसका जो विचार शक्ति होती है उसका लोप हो जाता है, नहीं गायब हो जाता है। उसकी जो सामान्य सोचने समझने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। अब वो संवेग चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो उससे मतलब नहीं है। जब व्यक्ति सकारात्मक संवेगों आते हैं तब भी उसकी विचार क्षमता का लोप हो जाता है, जब नकारात्मक संवेग आते हैं तब भी उसकी विचार क्षमता का लोप हो जाता है। कैसे हो जाता है कि जब व्यक्ति क्रोधित हो जाता है तो अपने किसी परिवार के सदस्य, किसी मित्र या किसी पड़ोसी को ही से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और अगर संवेग की स्थिति में आके वो लड़ जाता है तो बाद में उसको बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। उसको लगता है कि नहीं, ये जो मेरा डिसीजन था वो सही नहीं था। तो इसलिए कहते हैं कि संवेग की स्थिति में वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए। या व्यक्ति बहुत खुश होता है, खुश होकर के अपने दोस्तों, मित्रों या परिवारजनों के साथ एक ऐसा कमिटमेंट कर देता है जिसको वो पूरा ही नहीं कर पाता है, तो फिर बाद में पछताता है कि मैंने खुश होकर के ये प्रॉमिस तो कर लिया, अब मैं उसको निभा नहीं पा रहा हूँ। तो इसलिए कहा जाता है कि जो संवेग की स्थिति होती है उसमें कोई महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें व्यक्ति की विचार क्षमता का लोप हो जाता है। तो जिस व्यक्ति में जितनी अधिक मात्रा में संवेगात्मक बुद्धि होती है वह अपने संवेगों पर उतना अधिक नियंत्रण कर लेता है, और जिसमें संवेगात्मक बुद्धि नहीं होती वह व्यक्ति संवेगों पर अपने नियंत्रण नहीं कर पाता। वह बात बात पर लोगों से लड़ जाता है या ऐसा कोई व्यवहार कर देता है जिससे वह खुद का भी नुकसान कर लेता है, दूसरों का नुकसान कर लेता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनमें संवेगात्मक बुद्धि की मात्रा अधिक होती है उनमें संवेगात्मक नियंत्रण होता है
और वे अपने छोटे छोटे संवेगों पर, विचारों पर नियंत्रण कर लेते हैं और उसे सामने वाले पे व्यक्त नहीं करते। हम लोग अपने भी व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं, कभी कभी किसी स्थान पर किसी की कोई बात बुरी लग जाती है तो हम लोग उसको अपने इमोशंस को दबा लेते हैं, नहीं बोलते हैं, बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने संवेगों का नियंत्रण नहीं कर पाते, वो तुरंत बोल देते हैं। तो तुरंत बोल देते हैं, इससे उनका जो समाज में काफ़ी आलोचना भी होती है और उनकी जो छवि होती है वो उतनी अच्छी नहीं बन पाती है। समाज के लोग कहते हैं कि हाँ देखो ये इतनी छोटी सी बात ये एडजस्ट नहीं कर पाए। तो ये सारी बातें दोस्तों उनकी संवेगात्मक क्षमता पर ही निर्भर करती है। इसलिए अपने संवेगों का नियंत्रण करना संवेगात्मक बुद्धि का एक महत्वपूर्ण कौशल है। वो अस्थायी भाव के व्यक्ति होते हैं, उनके व्यवहारों में अस्थायित्व होता है। अगर आप संवेगात्मक नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो आपके व्यवहारों में अस्थायित्व नहीं आ पाएगा। संवेग तो एक लहर की तरह होता है, वो आप आता जाता रहता है आपके अंदर। तो जिस तरीके से संवेग आता जाता रहेगा कि आप उसी तरीके से व्यवहार करते जाएंगे तो आप अपने लक्ष्यों से भटक जाएंगे। आपके जीवन में अस्थायित्व हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीखिए। दोस्तों अगले जो कौशल की बात होती है वो होती है लचीलापन कौशल, फ्लेक्सिबिलिटी। तो जिसके अंतर्गत संवेगात्मक बुद्धि की मात्रा अधिक होती है वह व्यक्ति लचीला होता है। लचीले का मतलब शारीरिक लचीले से नहीं है, लचीले का मतलब होता है उसके व्यवहार में नमनशीलता होती है, विनम्रता होती है, वह परिस्थितियों के साथ, स्थितियों के साथ खुद को समायोजित कर लेता है, वह अड़ियल नहीं होता है, वह नम्र स्वभाव का होता है, दूसरों के साथ कोऑपरेट करता है। ठीक है, तो यह भी संवेगात्मक बुद्धि का एक लक्षण है। आप जैसे बड़े किसी महापुरुष को देखिए, किसी सफल वैज्ञानिक को देखिए या किसी अन्य सफल राजनेता को देखिए, तो उनमें बहुत सारी नमनशीलता होती है, वो विनम्र होते हैं, वो बात बात पर किसी से बिगड़ने वाले नहीं होते हैं, वो किसी से जल्दी नाराज़ नहीं हो जाते, वो नमनशील होते हैं, छोटी छोटी बातों को वो इग्नोर करना जानते हैं। इस प्रकार से लचीलेपन के कारण ही वह परिवार में, समाज में, अपने कार्यस्थल पर काफ़ी लोकप्रिय होते हैं। उनको कहा जाता है कि काफ़ी धैर्यशाली व्यक्ति हैं, इनमें काफ़ी गहराई है। तो लचीलापन होना भी संवेगात्मक बुद्धि का एक प्रमुख लक्षण है। ठीक है, तो ये पांचों जो कौशल था ये बताया था क्रेविट्ज व सुबर्ट ने। इनका जो अनुसंधान था वो 2004 में हुआ था। ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं संवेगात्मक बुद्धि के कुछ सिद्धांत। ठीक है ना। तो संवेगात्मक बुद्धि का संप्रत्यय दोस्तों मैंने बताया कि सबसे पहले हेनरी गोल्डमैन ने दिया था। तो उनका जो सिद्धांत है वो भी हम लोग पढ़ते हैं। हेनरी गोल्डमैन ने अपनी पुस्तक वर्किंग विथ इमोशनल इंटेलिजेंस में अपना ये सिद्धांत दिया था और उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया था कि संवेगात्मक बुद्धि किस प्रकार कार्य करती है, कितने प्रकार की उसमें क्षमताएं निहित होती हैं, ये सारी बातें गोल्डमैन ने बताया। तो गोल्डमैन को क्या माना जाता है? गोल्डमैन को संवेगात्मक बुद्धि का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है। गोल्डमैन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि एक उच्च प्रबंधात्मक क्षमता होती है। गोल्डमैन ने क्या कहा कि जो संवेगात्मक बुद्धि होती है उसमें उच्च प्रबंधात्मक क्षमता होती है, मैनेजमेंट पावर होती है। इसका मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कि अपने संवेगों को प्रबंधित करने की बात कर रहे हैं ये, कि जो व्यक्ति जितना ही ज़्यादा संवेगात्मक बुद्धि से युक्त होता है वह अपने जीवन को, अपने कार्यों को और अपने विचारों को प्रबंधित करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो गोल्डमैन ने संवेगात्मक बुद्धि के 4 तत्व बताए हैं। क्या बताए हैं? संवेगात्मक बुद्धि के 4 तत्व होते हैं। ठीक है, ये बताया किसने? हेनरी गोल्डमैन ने। क्रेविज एंड सुबर्ट ने भी 5 कौशल बताए थे और हेनरी गोल्डमैन कितना बता रहे हैं? 4। तो पहला इनका जो तत्व है वो है स्वयं जागरूकता। ठीक है, हेनरी गोल्डमैन का ये पहला
तत्व है। दूसरा है स्वप्रबंधन, चूंकि ये प्रबंधन की भी बात करते हैं। स्वप्रबंधन, स्व जागरूकता, फिर उसके बाद क्या आता है, स्वप्रबंधन आता है। फिर होता है सामाजिक जागरूकता। सामाजिक जागरूकता, सामाजिक जागरूकता हेनरी गोलमैन का संवेगात्मक बुद्धि का चौथा प्रमुख तत्व है। फिर आती है संबंधों का प्रबंधन, संवेगों का प्रबंधन, जो उन्होंने बात अपने परिभाषा में कही। ठीक है, संवेगों का प्रबंधन। तो संवेगों में प्रबंधन करता है अपने संबंधों का भी, ठीक, ये भी। तो देखिए हेनरी गोलमैन ने इसके विषय में बताया कि जो संवेगात्मक बुद्धि होती है उसमें 4 कंपोनेंट होते हैं जो मुख्यतः कार्य करते हैं। ठीक है, इनको 4 तत्व या कंपोनेंट बताया। पहला है स्वजागरूकता। स्वजागरूकता का मतलब दोस्तों ये होता है कि व्यक्ति अपने बारे में अवेयर होता है। जैसे आप अक्सर देखते होंगे लोग अपने अधिकारों के प्रति तो बड़े जागरूक होते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति नहीं। उनको ये नहीं पता होता कि हाँ ये मेरा कर्तव्य है, इसे मुझे करना चाहिए, लेकिन इसके लिए उनको जागरूक करना पड़ता है। लेकिन उनके अधिकार क्या हैं, इसके लिए बहुत जागरूक करना नहीं पड़ता, वो अपने अधिकारों के प्रति बड़े जागरूक होते हैं। तो ऐसा दोस्तों होता क्यों है, ये होता है इनकी स्वप्रबंधन, ये स्वजागरूकता का क्षमता की वजह से। जब व्यक्ति स्वजागरूक होता है तब उसे अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी ज्ञान होता है। वह क्या करता है कि अपने बारे में जानता है, अपनी क्षमताओं के बारे में जानता है, अपने गुणों के बारे में जानता है, अपने दोषों के बारे में जानता है। और इसका हम पहले भी क्रेविच व सुबर्ट वाले में इसकी चर्चा कर चुके हैं कि स्व जागरूकता क्या है। स्वप्रबंधन, ये भी परिभाषा में इन्होंने बताया था कि खुद को, अपने कार्यों को, अपने विचारों को, अपने लक्ष्यों को व्यक्ति अच्छी तरीके से प्रबंधित करता है, अपनी जीवन शैली को भी प्रबंधित रूप से जीता है। ऐसे लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका जीवन अस्त व्यस्त होता है, उनका कोई टाइम टेबल नहीं होता है, तो ऐसे लोगों में संवेगात्मक बुद्धि की कमी होती है। ऐसे लोग जिनमें संवेगात्मक क्षमता सही मात्रा में होती है, वो उनका जीवन काफ़ी प्रबंधित होता है, उनके कार्य, उनके विचार, उनकी जीवन शैली, उनके जीवन का अपना टाइम टेबल सब कुछ व्यवस्थित होता है। वह उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार करते हैं और उनका व्यवहार भी निश्चित होता है। अब आता है सामाजिक जागरूकता। सामाजिक जागरूकता की भी चर्चा हम इनकी परिभाषा में कर चुके हैं। सामाजिक जागरूकता संवेगात्मक बुद्धि का एक ऐसा तत्व है जो व्यक्ति अपने समाज के प्रति जागरूक रहता है। उसका समाज किस प्रकार से है, उसमें किस प्रकार से परिवर्तन आ रहे हैं, और वह सामाजिक परिवर्तन में क्या सकारात्मक है, क्या नकारात्मक है, सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनों में वह क्या योगदान दे सकता है, ये सारी बातों के प्रति वो व्यक्ति जागरूक होता है। ठीक है, अब बात आती है संवेगों का प्रबंधन, जिसे मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, संबंधों का प्रबंधन। ठीक है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। तो संबंधों के प्रबंधन में दोस्तों क्या होता है कि व्यक्ति अपने समाज में, अपने कार्यस्थल पर, अपने परिवार में, वो कहीं भी रहता है, अपने संबंधों को वो प्रबंधित करके रखता है कि किसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, किसको कितना समय देना है, कैसे समय देना है। वह अपने संपर्क में रहने वाले सभी लोगों को वो संतुष्ट रखता है। ठीक है ना। जब व्यक्ति इसका अपने संबंधों का प्रबंधन नहीं कर पाता तो व्यक्ति अपने टाइम का भी मैनेजमेंट नहीं कर पाता कि किसको कितना समय देना है, किसको कितना नहीं समय देना है, अपने बड़ों से किस प्रकार से व्यवहार करना है, अपने छोटों से कैसा व्यवहार करना है, अपने समकक्षियों से कैसा व्यवहार करना है। यह सारी योग्यताएं आपके संबंधों के प्रबंधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सारी बातें क्या हैं, गोलमैन के ये संवेगात्मक बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। और
गोलमैन ने यह सिद्धांत देकर के संवेगात्मक बुद्धि के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई और आज वर्तमान में बहुत से अनुसंधान है जो संवेगात्मक बुद्धि पे हो रहे हैं। इसलिए संवेगात्मक बुद्धि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अभी काफ़ी कार्य हो रहा है और जो मानव जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी है। क्योंकि आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जिसमें अत्यधिक मात्रा में कंपटीशन बढ़ा हुआ है, ऐसे में संवेगात्मक बुद्धि ही एक ऐसी है जो व्यक्ति को शांति के मार्ग पर ले चल सकती है, सफलता के मार्ग पर ले चलती है और सुख समृद्धि के मार्ग पर ले चल सकती है। क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी क्षमता होती है वो होती है आत्म अप्रेरित करने की क्षमता। संवेगात्मक बुद्धि में आत्म अप्रेरित करने की जो क्षमता होती है वह सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती है। कैसे महत्वपूर्ण कार्य करती है कि जैसे किसी व्यक्ति को अप्रेरित किया जाता है तो कुछ देर तक उसकी अप्रेरणा कार्य करती है, इसलिए उसको निरंतर अप्रेरित करने की ज़रूरत होती है। बीच में अगर उसे अप्रेरणा अगर मिलना बंद हो जाता है तो वह अपने लक्ष्य से धीरे धीरे भटकने लगता है या लक्ष्य प्राप्त करने की जो गति है वो शिथिल हो जाती है। लेकिन जिनमें संवेगात्मक बुद्धि होती है ऐसे लोग ऑटोमेटिक ही अप्रेरित होते हैं, वो खुद को अप्रेरित कर लेते हैं, उन्हें किसी प्रकार के बाह्य प्रेरणा की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे बच्चे या ऐसे व्यक्ति जो खुद आत्म अप्रेरित होते हैं या स्वप्रेरित होते हैं, ऐसे लोगों को सफलता जल्द ही मिलती है। सफलता में कितनी भी बाधाएं आ जाएं लेकिन वो उन बाधाओं से नहीं घबराते हैं और वो सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आज के क्लास में इतना ही। आगे हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे बुद्धि का मापन। बुद्धि का मापन कैसे किया जाता है, बुद्धि मापन का इतिहास क्या है, ये हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू।